नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारतीय इतिहास के एक ऐसे मोड़ की जिसे अक्सर भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। जी हाँ, 1857 का वो महान विद्रोह। ये एक ऐसी कहानी है जिसने एक बहुत बड़े साम्राज्य की नींव हिला के रख दी थी। तो सवाल यह है कि आखिर हुआ क्या था? ऐसा कैसे हो सकता है कि सिर्फ एक बंदूक की गोली, एक कारतूस इतने बड़े विद्रोह की वजह बन जाए? चलिए, इस दिलचस्प कहानी को परत दर परत समझते हैं। कहते हैं ना, किसी भी बड़ी आग की शुरुआत एक छोटी सी चिंगारी से होती है। 1857 के विद्रोह के लिए भी ठीक एक ऐसी ही चिंगारी थी, जिसने दशकों से सुलग रहे गुस्से को एक पल में भड़का दिया। और वो चिंगारी थी चर्बी वाले कारतूसों का विवाद। देखिए, ये सिर्फ एक अफवाह नहीं थी, इसे सिपाहियों ने अपने धर्म और अपनी पहचान पर एक सीधा हमला माना। सोचिए, उन कारतूसों को इस्तेमाल करने के लिए मुंह से काटना पड़ता था, और ये बात हिंदुओं जो गाय को पवित्र मानते हैं और मुसलमानों जो सूअर को अपवित्र मानते हैं, दोनों के लिए बर्दाश्त से बाहर थी। और जरा देखिए कि ये आग फैली भी तो कितनी तेजी से। 10 मई को मेरठ में सिपाहियों ने बगावत का बिगुल फूंका और अगले ही दिन वो दिल्ली पहुंच गए। सिर्फ 2 दिन के अंदर मुगलों की राजधानी पर विद्रोहियों का कब्जा हो चुका था। इससे पता चलता है कि गुस्सा कितना ज्यादा था। लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि कारतूस तो बस एक बहाना था। असली वजहें तो पिछले 100 सालों से धीरे धीरे जमा हो रही थीं। चलिए, उन गहरी जड़ों को देखते हैं जिनसे इस विद्रोह के पेड़ को पोषण मिला। सबसे पहले बात करते हैं राजनीतिक कारणों की। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसके तहत कई भारतीय राज्यों को सिर्फ इसलिए ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया क्योंकि राजा का कोई बेटा नहीं था। और तो और 1856 में अवध जैसे अमीर राज्य को भी हड़प लिया गया। भारतीय शासकों को यह साफ साफ दिखने लगा था कि उनकी सत्ता और उनका सम्मान सब कुछ छीना जा रहा है। फिर आते हैं आर्थिक कारण। अंग्रेजों की नीतियों ने भारत की आर्थिक व्यवस्था की कमर तोड़ दी थी। किसानों पर इतना भारी लगान लगाया गया कि उनकी हालत बद से बदतर हो गई, और हमारे जो पारंपरिक उद्योग थे, जैसे कपड़ा बनाना, वो ब्रिटिश माल के आगे टिक ही नहीं पाए। मतलब आम आदमी के लिए गरीबी और भुखमरी रोज की बात हो गई थी। इसके साथ ही समाज और धर्म के स्तर पर भी एक बेचैनी थी। अब देखिए, अंग्रेजों ने सती प्रथा पर रोक जैसे कुछ सुधार किए, जो अच्छी बात थी, लेकिन उस वक्त के कई भारतीयों को लगा कि ये उनकी परंपराओं में सीधा दखल है। ऊपर से ईसाई मिशनरियों की गतिविधियों ने इस डर को और हवा दे दी कि शायद अंग्रेज सबका धर्म बदलना चाहते हैं। और सेना के अंदर तो हालात और भी खराब थे। यूं समझिए कि एक ही फौज में 2 अलग अलग दुनिया थीं। भारतीय सिपाही, जो सेना की असली ताकत थे, उन्हें वेतन भी कम मिलता था, प्रमोशन का तो कोई चांस ही नहीं था, और कदम कदम पर भेदभाव होता था। ये अपमान का घूंट पीना उनके लिए नामुमकिन होता जा रहा था। तो जब इन सभी वजहों से विद्रोह की आग भड़की, तो ये सिर्फ मेरठ या दिल्ली तक ही नहीं रुकी। ये पूरे उत्तर और मध्य भारत में फैल गई और हर जगह स्थानीय नेताओं ने कमान संभाली। चलिए देखते हैं कि इस महान विद्रोह के नायक और नायिकाएं कौन थे। दिल्ली में विद्रोहियों ने बूढ़े मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित किया। कानपुर में नाना साहिब ने बागडोर संभाली, तो झांसी में वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने हिम्मत दिखाई। ये लिस्ट हमें बताती है कि ये विद्रोह कितना फैला हुआ था। और हाँ, बिहार की बात करें तो जगदीशपुर के 80 साल के वीर कुंवर सिंह का नाम लेना बहुत जरूरी है। उन्होंने जिस उम्र में जैसी बहादुरी दिखाई, वो आज भी लोगों को प्रेरणा देती है। अब सवाल ये उठता है कि इतने बड़े पैमाने पर होने के बाद भी ये विद्रोह आखिरकार कामयाब क्यों नहीं हो पाया? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। चलिए, उन कारणों को समझते हैं जिनकी वजह से ये आंदोलन अपने मकसद तक नहीं पहुंच सका। इसकी नाकामी के पीछे कोई एक नहीं, बल्कि कई बड़ी वजहें थीं। सबसे बड़ी कमी थी एक सेंट्रल लीडरशिप की, मतलब कोई एक नेता नहीं था जो सबको एक साथ लेकर चल सके। फिर हमारे सिपाहियों के पास पुराने हथियार थे, जबकि अंग्रेजों के पास नई बंदूकें और तोपें थीं। ये विद्रोह पूरे भारत में भी नहीं फैला, और जो पढ़ा लिखा तबका था उसने भी इससे दूरी बनाए रखी। इन सब चीजों ने मिलकर विद्रोह को कमजोर कर दिया। ये एक लाइन मानो पूरी कहानी बता देती है। हर कोई अपने अपने इलाके में बड़ी बहादुरी से लड़ रहा था, लेकिन कोई एक साथ मिलकर बनाई गई रणनीति नहीं थी, कोई तालमेल नहीं था। ये एक सेना की लड़ाई कम और कई अलग अलग गुटों की लड़ाई ज्यादा बन गई थी।
भले ही इस विद्रोह को बड़ी बेरहमी से कुचल दिया गया, लेकिन इसने भारत में ब्रिटिश राज को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। इसके जो नतीजे निकले वो बहुत गहरे और दूर तक जाने वाले थे। चलिए देखते हैं कि 1857 के बाद आखिर बदला क्या। सबसे पहला और सबसे बड़ा बदलाव, ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हो गया। जी हां, एक व्यापार करने वाली कंपनी जो अब तक भारत पर राज कर रही थी, उसकी जगह अब सीधे ब्रिटेन की महारानी यानी ब्रिटिश क्राउन ने ले ली। 1858 में एक नया कानून आया जिसके तहत भारत पर ब्रिटिश संसद का सीधा कंट्रोल हो गया। अंग्रेजों ने ये पक्का करने के लिए भी कई कदम उठाए कि ऐसा विद्रोह दोबारा कभी ना हो। सेना को पूरी तरह से बदल दिया गया, जिसमें अंग्रेज सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई। महारानी विक्टोरिया ने एक ऐलान किया जिसमें वादा किया गया कि अब लोगों के धर्म में कोई दखलंदाजी नहीं की जाएगी। और एक तरह से एक युग का अंत करते हुए मुगल सल्तनत को आधिकारिक तौर पर खत्म कर दिया गया। आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर को देश से निकालकर रंगून भेज दिया गया और उनकी बादशाह की उपाधि भी उनसे छीन ली गई। तो हम आखिर में इस सवाल पर आकर रुकते हैं कि क्या 1857 को सिर्फ एक नाकाम विद्रोह माना जाना चाहिए, या फिर ये आज़ादी के संघर्ष की वो पहली चिंगारी थी जिसने भारतीय राष्ट्रवाद को जगाया और उस आज़ादी की नींव रखी जो हमें 90 साल बाद मिली। भले ही ये विद्रोह अपने उस वक्त के लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाया, लेकिन इसने जो चेतना जगाई उसी ने आने वाले स्वतंत्रता आंदोलन का रास्ता तैयार किया। इसकी विरासत आज भी हमें बहुत कुछ सिखाती है।